आज हम आगे की कविता नदी के द्वीप इस पर कुछ जानकारी हासिल करेंगे। नदी के द्वीप यह कविता अज्ञेय जी की प्रसिद्ध कविता है। अज्ञेय हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जाने माने श्रेष्ठ आधुनिक कवियों में से एक हैं। वे हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। सन 1943 में ताड़ सप्तक का संपादन उन्होंने किया और तभी से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ माना जाता है। सबसे पहले अज्ञेय का परिचय हम संक्षेप में देखेंगे। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। इनका जन्म 7 मार्च सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रसिद्ध गांव कसिया के पास हुआ तथा इनकी मृत्यु 4 अप्रैल सन 1987 को दिल्ली में हुई। इनके पिता हीरानंद शास्त्री जी भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में एक अधिकारी थे। पुरातत्व विभाग में होने से सच्चिदानंद एक जगह नहीं रह सके। उनकी मैट्रिक तक की शिक्षा पिताजी के मार्गदर्शन में घर पर ही हुई। फिर उन्होंने इंटरमीडिएट मद्रास से किया। उसके बाद बीएससी करके वे क्रांतिकारी संगठन में शामिल हुए। वे सक्रिय थे। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया था और अमृतसर में उन्हें पकड़ लिया गया। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज में वे शामिल हुए। अज्ञेय जी का जीवन बड़ा ही वैविध्यपूर्ण रहा। वैसे ही उनका साहित्य भी विविध मुखी है। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास लिखे, कविताएं भी की, निबंध भी लिखे, आलोचनाएं भी की। इस प्रकार का इनका साहित्य हिंदी साहित्य के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है माना जाता है। उनका योगदान सराहनीय है। देश विदेश में विश्वविद्यालयों में अतिथि अध्यापक के रूप में भी वे अध्यापन का कार्य करते रहे। उन्हें उनके अपने साहित्यिक योगदान पर, जैसे आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो कितनी नाव में कितनी बार इस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक कालीन साहित्य की एक विचारधारा के रूप में प्रयोगवादी काव्यधारा है। जैसे भारतेंदु युगीन कविता, द्विवेदी युगीन कविता, छायावादी कविता, प्रगतिवादी कविता, तत्पश्चात की जो कविताएं हैं वो प्रयोगवादी कविता के नाम से जानी जाती है। नए विषय, नई भाषा, नई शैली, नए उपमान, नए छंद, नए प्रकार की अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति का नया दृष्टिकोण, नई सोच, नए प्रतीक, नए उपमान, नए बिंब, इस प्रकार से नवीनता का स्वीकार या नए नए प्रयोगों
का स्वीकार अज्ञे जी ने किया है। इसलिए वे प्रयोगवाद के या प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक माने गए हैं। उनकी कविता व्यक्तिवादी कविता मानी जाती है, क्योंकि प्रगतिवादी कविता सामाजिकता को महत्व देती है, अर्थ को महत्व देती है, जबकि व्यक्तिवादी कविता या प्रयोगवादी कविता व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके अपनी पहचान को महत्व देती है। तो अज्ञे जी व्यक्ति को महत्व देते हुए प्रयोगवादी कविता की बुनियाद डालते हैं। हिंदी साहित्य में अज्ञे जी का योगदान अद्वितीय है। इन्होंने भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, इंद्रधनु रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, सुनहरे शैवाल आदि कविताओं के संग्रह प्रकाशित किए। इनके कई कहानी संग्रह हैं, जिनमें त्रिपथगा, शरणार्थी, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल आदि चर्चित कहानी संग्रह हैं। अज्ञे जी के 3 उपन्यास प्रसिद्ध हैं। शेखर एक जीवनी, दूसरा नदी के द्वीप और तीसरा उपन्यास अपने अपने अजनबी। त्रिशंकु और सबरंग तथा भवंती ये उनके निबंध संग्रह हैं। अज्ञे जी के आलोचनात्मक ग्रंथ अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। यायावरी का उन्हें शौक़ था, यात्रा हमेशा करते रहते थे और उसी का परिपाक उनके संस्मरण में, स्मृति लेखा में या यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलता है। एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर याद रहेगा, यात्रा वृत्तांत, आत्मनेपद, आद्यतन आदि उनके आलोचनात्मक ग्रंथ भी हैं। नदी के द्वीप, यह कविता आज हम पढ़ेंगे। यह कविता हरी घास पर क्षण भर इस काव्य संग्रह से ली गई है। याद रखिए, नदी के द्वीप इस नाम से उनका उपन्यास भी है और इस नाम से ये कविता भी है। तो नदी की द्वीप यह एक कविता है और हरी घास पर क्षण भर इस काव्य संग्रह से वो ली गई है। अज्ञे जी व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं और प्रतीकात्मक रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो नदी के द्वीप ये प्रतीकात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने व्यक्ति और समाज का संबंध क्या होता है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे से क्या पूरक हैं, क्या एक दूसरे पर निर्भर हैं, इनका अपना किस प्रकार का संबंध है, क्या नदी द्वीप को छोड़ सकती है, क्या द्वीप नदी के बिना अस्तित्व में आ सकते हैं। इस प्रकार के कई प्रश्न खड़े होते हैं और प्रतीकों के माध्यम से, द्वीप और नदी के एक दूसरे के निर्भर होने के माध्यम से कवि ने व्यक्ति रूपी द्वीप और समाज रूपी नदी को काव्य पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है।
कविता इस प्रकार है। हम नदी के द्वीप हैं। द्वीप कह रहे हैं, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। वो हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंत द्वीप, उभार, सैकतकुल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वो, इसी से हम बने हैं। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्विनी के। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, ये अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है, और वो भूखंड अपना पिता है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से, तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घरा था उठे। ये स्रोत स्विनी ही कर्म नाशा, कीर्ति नाशा घोर, काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वो भी। उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टिकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माता, उसे फिर संस्कार तुम देना। माता, फिर उसे संस्कार तुम देना। इस प्रकार से नदी के द्वीप अपना संबंध किस प्रकार से नदी के साथ है उसको व्यक्त करते हुए, अपने अस्तित्व की बात करते हुए नदी की कृपा या उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो नदी के द्वीप कह रहे हैं कि हमारी पहचान है, हमारे नाम से ही होती है, हम नदी के द्वीप हैं। अर्थात नदी में जो भूभाग उठकर धारा के ऊपर दिखाई देता है, उसी चारों ओर से घिरे हुए भूखंड को, चारों ओर से पानी से घिरे हुए जमीन के उभार को द्वीप कहा जाता है। तात्पर्य यही है कि द्वीप को आकार जो मिला है, प्रकार जो मिला है, कोण जो मिले हैं, उसमें गलियां जो बनी हैं, उभाड़ जो आए हैं, उसके किनारे जो बने हैं, ये सभी नदी के प्रवाह के कारण बने हैं। चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है और ज़मीन का उभार उठकर आया है, तो ये सभी उसी की तो देन है, और यही तो उसे द्वीप का नाम मिला हुआ है। तो उसे नाम भी नदी से मिला है, जिसे स्रोत स्विनी कहा जा रहा है, जिसका स्रोत है, जिसका पानी बह रहा है, और बहते पानी के बीच में ये कहीं न कहीं द्वीप अपने कदम जमाए हुआ है। उसने ये स्वीकार कर लिया है, द्वीप ने अर्थात व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है कि समाज रूपी नदी का वो अंग है। उसी ने उसे जन्म दिया है, उसी ने उसे बढ़ाया है, उसका पालन पोषण किया है, उसका आकार, उसका रूप, ये सारी चीज़ें जो है सौंदर्य उसके समाज से ही मिला हुआ है। जैसे द्वीप कहते हैं कि स्रोत स्विनी अर्थात नदी हमारी माँ है, तो इसी प्रकार व्यक्ति ये स्वीकार कर रहा है कि समाज ने में ही उसका जन्म हुआ है,
उसकी जन्मदाता इस प्रकार समाज रूपी नदी है। उसे संस्कार करने का, पालन पोषण करने का, उसे चलाने का, बढ़ाने का, बोलना सिखाने का, संस्कार देने का काम व्यक्ति को समाज ही करता है। द्वीप फिर कहते हैं कि फिर भी हम द्वीप हैं, भले ही हमारा जन्म स्रोतस्विनी के कारण है। हमारा आकार, हमारा सौंदर्य, हमारा रूप, ये सभी स्रोतस्विनी अर्थात नदी के कारण है। लेकिन फिर भी हम द्वीप हैं और नदी की धारा है। हम धारा नहीं हो सकते और हम धारा भी नहीं बनना चाहते। हाँ, ये बात है कि हम समर्पित हैं नदी को। हम नदी का विरोध नहीं करते, हम धारा से बैर नहीं रखते। हमारा ये समर्पण स्थिर प्रकार का समर्पण है। हम एक जगह टिके हुए हैं और सदा से उसी प्रकार से हम रह रहे हैं। और ये हमारा रहना ही अर्थात हमारा जीवन है, हमारी अपनी पहचान है, हमारा अपना व्यक्तित्व है। हम समाज को समर्पित हैं। व्यक्ति कह रहा है कि मैं समाज को समर्पित हूँ। द्वीप कह रहा है कि नदी को हम समर्पित हैं, हम उसका विरोध नहीं करते। हम धारा के साथ बहते नहीं हैं, क्योंकि अगर बहेंगे तो रेत हो जाएंगे। रेत होंगे तो फिर इस प्रकार से क्या होगा, प्लावन होगा, एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे बहते हुए, और फिर हो जाएगा क्या, चूरा चूरा हो जाएंगे, चूर्ण हो जाएंगे। लेकिन अपने आप को पूरी तरह से अस्तित्व को मिटाने के बाद भी धारा नहीं बन सकेंगे। द्वीप द्वीप है, पानी की धारा है, मिट्टी कभी पानी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से द्वीप कभी धारा नहीं बन सकता। तो उसका अपने आप को चूर्ण कर देना या मिटा देना कोई मानी नहीं रखता। जैसे चूर्ण हो जाएगा द्वीप, रेत बन जाएगा, तो वो सलील को अर्थात पानी को गंदला ही करेगा। फिर वो पानी अनुपयोगी हो जाएगा, मटमैला पानी किसी के काम का नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से समाज में रहते हुए व्यक्ति ही बनकर जीना चाहता है। वो अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाए रखना चाहता है। वो समाज से निष्कासित नहीं होना चाहता, समाज के बाहर नहीं निकलना चाहता। सामाजिक प्रवाह को, सामाजिक संस्कृति को, समाज के अर्थ व्यवहार को वो आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और उसमें अपने पैर वो स्थिर जमा कर जीना चाहता है। अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है और अपने व्यक्तित्व को घड़ाने की, अपने व्यक्तित्व को अलग रूप में प्रकट करने की चेष्टा वह करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो समाज में ही उसे जीना है। समाज ने उसे सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी समाज ने बनाए हुए रास्ते पर ही वो जीना नहीं चाहता, बल्कि अपनी राह खुद वो चुनना चाहता है और समाज ने दी हुई चीज़ों का उपयोग करते हुए कुछ अलग कर दिखाने की उसकी अपनी इच्छा है। ये इस प्रकार का प्रयोगवादी कवि है या इस काल का व्यक्ति है, जो समाज के साधन जुटाकर अपनी बुद्धि से, अपने विचार से, अपनी कल्पनाओं से नया काम करना चाहता है, कुछ कर दिखाना चाहता है। क्योंकि उसे मालूम है कि वो सामाजिक धारा के विरुद्ध तो नहीं जा सकता, लेकिन सामाजिक धारा में भी मिल नहीं सकता। इसलिए अपने आप को एक विशिष्ट सांचे में ढालकर अपनी पहचान वो खुद बनाना चाहता है। जैसे द्वीप कहते हैं कि हम द्वीप हैं, तो द्वीप होना ये शाप नहीं है, ये तो नियति है। तो कौन से समाज में कौन सा व्यक्ति जन्म लेता है, कौन से परिवार में जन्मा है, प्रकृति के किस प्रांगण में जन्मा है, किस देश में रहता है, किस प्रकार की संस्कृति उसे मिली है, तो ये उसकी अपनी नियति है। उसका जन्म उसके अपने हाथ में नहीं, लेकिन जन्म तो उसका हुआ है। जैसे द्वीप ने स्वीकार कर लिया है कि उसका जन्म होना ये उसकी अपनी नियति है, प्राकृतिक बात है। लेकिन अपने जन्म को
द्वीप जैसे शाप नहीं मानता, वैसे ही व्यक्ति ने चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में या गरीब परिवार में या पिछड़े परिवार में या फिर कहीं विकट ऐसे पर्यावरण में, ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ है, तब भी उसने अपने जन्म को शाप नहीं मानना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति अपने जन्म को शाप नहीं मानता, बल्कि नियति मानकर अपने आप को खड़ा करता है, अपना विकास करता है, अपने को बदलता है, साधन जुटाता है और उसमें से नई राह ढूंढता है। समाज से जो भी साधन उसको मिलते हैं, सांस्कृतिक प्रवाह हो, किताबें हो, पुस्तक हो, खेल के मैदान हैं, तो जो उसकी अपनी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार वो अपना काम चुन लेता है, वक्त की नज़ाकत को पहचानता है और कम से कम साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके अपना भी विकास करता है और दूसरों का भी। जैसे द्वीप ने ये स्वीकार कर लिया है कि हम नदी के पुत्र हैं, तो समाज के भी सदस्य हम हैं, ऐसा व्यक्ति ने भी स्वीकार कर लिया है। बैठे नदी की गोद में, तो इस प्रकार के नदी की गोद में ये द्वीप बैठे हुए हैं, ऐसा द्वीप मान रहे हैं कि हम नदी के बेटे हैं। हमने अपने आप को नदी के गोद में बिठा लिया है और इस प्रकार से नदी अपने गोद में बिठाकर हमें अपने प्रवाह को आगे बढ़ाती है। तो ऐसे ही समाज ने व्यक्ति को ममता से पाला है, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है, बड़ा प्यार दुलार दिया है, यहाँ तक कि संस्कार भी किए हैं। द्वीप कहते हैं कि नदी ये हमको बड़े बड़े भूखंड से मिलाती है। जो हमारे बड़े बड़े भूखंड हैं, जो 7 भूखंड कहे जाते हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है, तो दक्षिण अफ्रीका है, उत्तर अफ्रीका है, तो ये सारे जो भूखंड है, तो वो भूखंड का ही एक हिस्सा मानो ये द्वीप है। तो अर्थात द्वीप ने ये मान लिया है कि भूखंड, बड़े ज़मीन के हिस्से ये हमारे पिता हैं और नदी के कारण ही हम अपने पिता रूपी भूखंड से जुड़ जाते हैं। अंत में द्वीप बड़े समझदार लगते हैं, अर्थात व्यक्ति समझदार है और अपने समाज के प्रति ऋण व्यक्त करता है। समाज उसे जो देता है उसे वो झेलता है, उसका स्वीकार करता है और उसके लिए कुछ करना चाहता है। तो द्वीप कहते हैं कि नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। तो नदी को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बहने के लिए द्वीप कह रहे हैं। अर्थात द्वीप ये कहता है कि समाज कभी ख़त्म नहीं होता, सामाजिक प्रवाह चलता रहता है, समाज हमेशा बना रहता है। व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, लेकिन समाज बना हुआ ही है। तो समाज का प्रवाह चलना चाहिए, उसमें जो उसके विविध अंग हैं, सांस्कृतिक प्रवाह है, उसकी अपनी पहचान है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो ये धाराएं बहती रहती हैं, संस्कार चलते रहते हैं, परंपराओं का प्रवाह चलता रहता है और वो कभी मिटता नहीं है। तो इस प्रकार से समाज ही व्यक्ति को मांझता है, गढ़ाता है, गढ़ता है, संस्कार देता है। जैसे द्वीप ये स्वीकार करते हैं कि नदी ने ही उन पर संस्कार किए हैं, तो उन्हें ये रूप मिला है। कभी ऐसा होता है व्यक्ति को निजी जीवन में नुकसान झेलना पड़ता है, उसके अपनी मर्जी के विरोध में हो जाता है। कभी वो बड़ा दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, अपयश उसके हाथ लग जाता है। तो ये इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी प्राकृतिक कारण आ सकते हैं, कभी पूरा समाज बदल सकता है, या कभी किसी समाज के अन्य सदस्य जो हैं, जो अन्य लोग हैं, तो ऐसी बुरी प्रवृत्तियों का शिकार वो हो जाता है। तो द्वीप
ये बड़ी खुशी से कह लेते हैं कि नदी तुम बहती चलो, कभी अल्लाहत से या दूसरों के किसी स्वेराचार से, अतिचार से वहाँ पर नुकसान होगा, तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे। अर्थात नदी का बहना, नदी का तारुण्य, जब जहाँ वो बहती रहती है वहाँ ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर उसका तारुण्य है, और अपने साथ वो सब बहा कर ले जाती है। और इस प्रकार से आगे बढ़ने बढ़ने से धारा और भी बड़ी हो जाती है, कहीं वो और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। आगे बढ़ना ही पानी के प्रवाह का, आगे बढ़ना ही उसकी प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही सामाजिक प्रवाहों का आगे बढ़ना, यही जीवित समाज के लक्षण हैं। तो व्यक्ति जीवित रूप में समाज को देखना चाहता है, उसकी भलाई चाहता है, उद्धार चाहता है अपने सारे समाज का, और उसे उसमें ही अच्छा लगता है। तो नदी जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही अपने समाज का विकास हो, तरक्की हो, नई नई बातें हो, संस्कृति महान होती चले, ज्ञान बढ़े, इसके लिए भी व्यक्ति दुआएं ही देता है और उसमें हाथ भी बटाता है। लेकिन कभी कभी नदी गुस्से में आ जाती है, फन उगलती है, और कभी कभी वो कर्मनाशा और कीर्तिनाशा भी बन जाती है। तो ऐसे समय में द्वीप कह रहे हैं कि हमें ये भी स्वीकार है, नदी का, अपनी माता का क्रोध वाला रूप, भयानक रूप, आवेश और आवेग का रूप, ये हमें स्वीकार है। अब आवेग में और आवेश में कीर्ति का नाश और कर्म का नाश करने वाला प्रवाह जब आगे बढ़ता है, नदी आ जाती है इसी स्थिति में, तो फिर द्वीप उखड़ जाते हैं। तो द्वीप ये कहते हैं कि हमें स्वीकार है वो भी, ऐसे गुस्से में, ऐसी उफनती हुई धारा में हम उखड़ जाएंगे, रेत हो जाएंगे, प्रवाह के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर छनेंगे, प्रवाह कम हो जाएगा, जमेंगे, मिट्टी जमा हो जाएगी, और फिर पैर टेकेंगे। अर्थात मिट्टी कहीं न कहीं इकट्ठा हो जाएगी, जमा हो जाएगी, और फिर भूखंड का रूप या द्वीप का रूप वह कण, एक एक कण जमा होकर ले लेंगे, और इस प्रकार से नए आकार, नया व्यक्तित्व उन्हें मिलेगा। लेकिन सिर्फ कीचड़ होने से काम नहीं, नया आकार मिलने से काम नहीं, तो वहाँ पर संस्कारों की आवश्यकता होती है। और नदी से, अपनी माता से वो यही विनती कर रहे हैं कि हम जमेंगे, छनेंगे, एक हो जाएंगे, पैर टिकेंगे, खड़े हो जाएंगे, हमारा एक विशिष्ट आकार जन्म लेगा, लेकिन उस पर संस्कार करने की आवश्यकता तुम्हारी ओर से है। अर्थात व्यक्ति को सारे साधन जो है उसके पढ़ने के, लिखने के, संस्कार के, बौद्धिक विकास के, मनोविकार बदलने के, मानसिक स्थितियों की अनुकूलता होने के, दुख के साथ सुख और आनंद के, साहस के, ये सारे सबक, ये सारे पाठ उसे समाज में ही मिलते हैं। समाज की ओर से ही वो संस्कारित होता है, और ये संस्कार मिलने के बाद ही वो अपनी पहचान किसी न किसी रूप में समाज को देता है। तो सिर्फ व्यक्तित्व में आकार और सौंदर्य का महत्व नहीं है, तो वहाँ पर संस्कारों का भी महत्व है। और ये संस्कार जो परंपरागत चली आ रहे परंपराएं हैं, श्रद्धाएं हैं, ज्ञान है, बुद्धि है, बुद्धि के कारण नए नए संशोधन है, प्राकृतिक विकास है, तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के नाते मिल जाती है, और मिलती है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो ही वह अपना विकास कर सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात व्यक्ति, प्रयोगवादी कवि या व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि वो समाज के बिना नहीं रह सकता, समाज का अपना महत्व है, समाज उसे देता है, समाज पर ही व्यक्ति आश्रित है। व्यक्ति व्यक्ति से व्यक्ति व्यक्ति मिलकर समाज बनता है, लेकिन समाज के कारण ही व्यक्ति है, समाज के बाहर वो
अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से नदी के द्वीप के माध्यम से कवि ने एक समाज का सदस्य या व्यक्ति होने के नाते मनुष्य की क्या भावनाएं होती है, समाज के प्रति वह अपने दाय को अर्थात अपनी जिम्मेदारी को कहाँ तक निभा सकता है या किस प्रकार निभाना चाहिए, समाज के लिए उसने क्या करना चाहिए और अपनी पहचान बनाते हुए समाज के अच्छे बनने में उसने अपने तौर पर अपना योगदान देना चाहिए। कवि सरल शब्दों में हमको समझाते हैं।